सुविधा के हिसाब से अगर डायरेक्ट सोइंग कर रहा है तो फार्मरों को ज़्यादा अच्छा है जी। और पानी जिसके पास है तो खैर रोपा ही लगाते हैं। लेकिन जी। आज के रेट में लेबर की जो दिक्कत है, अब सीजन आता है जी। तो 250 रुपये तक भी लेबर लोगों का रेट चला जाता है, जिसमें तकलीफ ये हो जाता है कि हमने अपने को समय में जो लेबर मिलना चाहिए या हमारा काम होना चाहिए वो समय में हो नहीं पाता। किसान भाइयों, क्या आप अपनी धान की खेती में सीधी बिजाई का इस्तेमाल करने वाले हैं? नमस्कार किसान भाइयों और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान मित्रों, अभी जैसे कि बहुत से क्षेत्र में पानी की काफ़ी दिक्कतें होती हैं और वहाँ पर जो है वह खेती करने के लिए किसान भाई जो है वह सीधी बिजाई का चयन करते हैं। तो धान की खेती में पानी की तो पर्याप्त आवश्यकता होती ही है, लेकिन यदि हम सीधी बिजाई को चुनते हैं तो उसमें हमारी पानी की काफ़ी ज़्यादा बचत होती है। तो आज के हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि हम सीधी बिजाई करना चाहते हैं तो वह पद्धति किस तरह से होती है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर किसान आप पीछे देख ही पा रहे हैं, अभी अपने फील्ड में यहाँ पर सीधी बिजाई कर रहे हैं, सीड ड्रिलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें क्या खाद दे रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, कितना खर्च आ जा रहा है, क्या क्या इसमें मैनेजमेंट लगता है हमें, उसके बारे में पूरी वीडियो होने वाली है। अपना छोटा सा परिचय बताएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है ओम प्रकाश साहू जी। और मैं ग्राम निकुम, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। जी। पिछले 22 साल से मैं खेती कर रहा हूँ, जी। जिसमें डायरेक्ट सोइंग जैसे सीड ड्रिल के माध्यम से या डायरेक्ट छिड़काव पद्धति से मैं खेती करता हूँ और रोपाई भी होता है, लेकिन वो 10 एकड़ के आसपास में ही होता है। जी। बहुत बड़ी स्केल में यहाँ पर जो है वो सीधी बिजाई की जा रही है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि यहाँ पानी का थोड़ा सा दिक्कत है, ड्राई एरिया है जी। जब ऊपर का पानी जो गिरता है ना, उसी में लोग यहाँ खेती करते हैं। जी। ठीक है, ये जो 15 जून के बाद हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में मानसून आता है, जी। उस हिसाब से 17, 18 या 20 तारीख के आसपास में ही बुआई हो जाता है। जी। तो इसमें किस तरह से फील्ड को तैयार करते हैं? सबसे शुरुआत से हम बात करेंगे कि ज़मीन की तैयारी किस तरह से करी थी आपने, उसके बाद फिर ये हमारा जो सीड ड्रिल है वो कब चलता है? इसको 2 बार जुताई करना है जी। और रोटोवेटर चला दें तो ज़्यादा अच्छा है। जी। अगर नहीं हो पा रहा तो पीछे में ना सेकंड जब जुताई करता है ना, उस समय पाटा लगा दें। जी। हाँ, उसके बाद जुताई करेगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सीड ड्रिल के लिए। जी। और धान के अगर बोले तो सीड ड्रिल में जैसे हाइब्रिड धान लगा रहे हैं ना, जी। तो ये वाला सीड ड्रिल में हमको लगेगा 10 से 10.5 किलो पर केजी। और जैसे देसी बीज का इस्तेमाल या रिसर्च वैरायटी अगर लगा रहा है ना तो 20 किलो से 25 किलो। जी। या सोसाइटी में जो आता है ओपी वैरायटी का धान, हाँ। 25 से वो 30 किलो, तो 30 से 35 किलो वो वाला धान को डालेगा प्रति एकड़ के हिसाब से, तो अच्छा उत्पादन ले सकता है। जी। और उसके बाद फिर खाद, आप जैसे हमने देखा खाद आप डाल रहे थे, खाद में इसमें 30 किलो से 50 किलो पर एकड़। हाँ जी, डीएपी। हाँ, डीएपी को बुआई के समय देना है फार्मर को। जी। जैसे आप सीड ड्रिल में चलाया तो हाँ जी, सीड ड्रिल में जी। और इसमें आपने कोई ट्रीटमेंट किया था क्या, सीड ट्रीटमेंट वगैरह, फिर उसकी ज़रूरत पड़ी? इसमें जो ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जैसे अपन रिसर्च वैरायटी धान लगा रहे हैं तो उसमें भी करने की ज़रूरत नहीं है। जी। लेकिन कोई किसान अपना घर का धान लगा रहा है या सोसाइटी से धान लेके आ रहा है 25 किलो वाला या 30 किलो वाला, उसको एक बार अगर नमक पानी से डुबो के निकाल के अगर खेती करेगा ना तो ज़्यादा अच्छा है। जी। उसको नमक पानी से निकाल करके सुखा करके, हाँ सुखा करके, हाँ वो जो वजन दाना रहेगा ना वो ऊपर आ जाएगा, सॉरी नीचे चला जाएगा, और जो कटकर बदबुरा रहेगा ना वो ऊपर आ जाएगा। जी। उससे होता है क्या है कि हमको ये पता चलेगा कि हमारा जो ठोस दाना है वजनदार वो तो नीचे है ना, नीचे वो वाला दाना अगर लगा रहे हैं तो उसमें बीमारी आने की संभावना बहुत कम रहता है। जी। और उसको निकालने के बाद में अगर कोई भी किसान बावेस्टिन डाल रहा है या कार्बनडामैम को जो टेक्निकल आता है उसमें डाल के अगर उपचार करा के, हाँ फंगिसाइड डाल के अगर डाल रहा है तो अच्छा है। जी। और अभी जैसे कि हम चलते हुए देख रहे थे तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर सीड ड्रिल से हमारी फर्टिलाइज़र और सीड दोनों यहाँ पर सोविंग हो जा रही थी। तो डेप्थ क्या रखा हुआ था आपने? और ये जो मतलब पौधे की जो दूरी है वो 7 इंच का है। जी। ठीक है, और ये लाइन टू लाइन धान गिरेगा। जी। लाइन टू लाइन गिरेगा। और डेप्थ क्या जा रहा था? बस 2 इंच 3 इंच का रहेगा। हाँ जी। और जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी सोइंग हुई है, तो अभी इसमें जैसे कि कुछ दाने ऊपर दिख रहे हैं और कुछ तो दब गए हैं, तो उसमें किस तरह से रहने वाला है, इसमें क्या होता है? ये अधिकतम दाना तो दबा हुआ है, होता क्या है जो जमीन का ऊपर नीचे रहता है ना उसी में धान उड़ जाता है, मतलब जिसका जो चक्का उठेगा ना तो उसी में ऊपर गिरता है वो। अगर समतल रहता ना तो नहीं गिरता, ये समान मात्रा में ना जमीन में चला जाता है वो। वैसे लगभग कवर हो चुका है, वो पीछे लगा हुआ था, वो हेल्प करता है शायद कवर करने के लिए। हाँ, वो कवर करने के लिए, मिट्टी में ढकने के लिए है वो। जी। अब इसमें हम आगे चलते हैं, जैसे कि अब कितने दिन बाद बारिश होनी चाहिए? जैसे आज ही बारिश होगी तो हमारे लिए तो और अच्छा रहने वाला है। ये 2 से 3 दिन या 4 दिन के अंदर अगर बारिश हो रहा है ना तो इस धान के लिए बेस्ट है। अगर थोड़ा सा लेट हो जा रहा है ना 10-15 दिन तो चींटी है
या फिर चिड़िया है, जी। वो उठा ले जाएंगे दाने को, ऊपर के दाने को। तो उसमें फिर किसानों को भारी नुकसान हो थोड़ा जाएगा। बहुत नुकसान होता है। जी। वो तो होता क्या है, जब डाइट और सोइंग करते हैं ना, तो जी। हमारे यहाँ किसान 50 से 60 किलो धान डालते हैं। जी। ठीक है, इस वजह से डालते हैं कि 5-10 किलो खराब हो ही जाएगा, खराब हो जाएगा। है ना। अब ये इम्पोर्टेड धान है, तो हो सकता है 1 आध किलो आसपास खराब होगा। खराब हो जाएगा। सवाना कंपनी के हिसाब से अगर हिसाब लगाए ना, तो ये 7 किलो डालने का है, लेकिन इसमें डाले हैं 10.5 किलो। जी, उसी मौसम हाँ, को ध्यान रखते हुए अगर हाँ जी, अगर हो सकता है कि 1 आध किलो अगर ख़राब हो रहा है, फिर भी हमारे पास 9.5 किलो धान पर्याप्त है। जी। खरपतवार को किस तरह से नियंत्रित किया हुआ है आपने? इसमें खरपतवार को किस तरह से नियंत्रित किया? स्टार्टिंग में अगर कोई भी डाइट रिसर्च में भी बात कर लेंगे साथ में। रिसर्च में अगर कर रहे हैं ना, तो इसमें साथी आता है, जी। पैराजो, सल्फरान, इथाइल टेक्निकल, जी। या पेंडामेथिलिन आता है ना। जी। पेंडामेथिलिन अगर स्प्रे कर देना 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से जी। नमी की अवस्था में, तो वो क्या करता है, 15-20 दिन 25 दिन किसी भी चीज़ को उगने नहीं देता। जी। ठीक है, अगर उग गया तो उगने के बाद में नामनी कोड़ा चला सकता है। जी। और ये तो फुल पेज का हमने पहले भी वीडियो किया हुआ है दोस्तों, तो इसमें मुझे जहाँ तक आइडिया, इसमें हमें एक वजीर नाम की हाँ, वजी नाम की दवाई आता है, जी। है ना। 3 दवाई रहता है एक डब्बे में। जैसे जर्मिनेशन लेगा ना, उसके बाद 10 से 12 दिन में अपने को वजीर को स्प्रे करना रहेगा। जी। जैसे वजीर को स्प्रे कर रहे हैं, तो अपना सावा या बदोरी, या जो हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलते हैं, जी। वो 2 पत्ती से 3 पत्ती की अवस्था में रहेगा ना, उसी बीच में स्प्रे करना रहेगा। जी। उसके बाद फिर खादों को किस तरह से देते हैं आप? खाद तो अपन डाल चुके हैं, DAP को। इसमें अभी DAP हाँ, जैसे वजीर का स्प्रे होगा, उसके बाद 5 दिन के बाद में 5 से 10 किलो यूरिया लेना है, और 20 किलो के आसपास 20 किलो यूरिया लेना है, और 5 किलो जिंक सल्फेट लेना है। ठीक है, 5 से 10 किलो जिंक सल्फेट उसको पहले खाद में डाल देना है। फिर उसके बाद जब 35 से 30-35 दिन की अवस्था में चला जाएगा, जब पौधा है ना, उस समय लगभग 40 किलो के आसपास यूरिया डाल देना है। ठीक है, और लास्ट में यूरिया पोटास। जी, ये रिसर्च के लिए भी यही हाँ, यही रहेगा। कोई फार्मर झाइम वगैरह डालते हैं, टॉनिक वगैरह डालते हैं, वो बीच में ऐड कर सकता है। कभी भी अगर DP डाल रहे हैं ना, तो DP के साथ में जिंक को नहीं डाला जाता। और उसके बाद फिर इसमें और क्या समस्याएं आती हैं? यदि कोई किसान सीधी बिजाई करते हैं, डायरेक्ट सीडलिंग करते हैं, तो इसमें क्या समस्याएं और आती है? क्योंकि आपकी प्रैक्टिसेस काफ़ी लंबी है इसमें, तो किसानों के साथ अनुभव ज़्यादा तो तकलीफ होता है करगा का, जी, है ना, निंदाई गुड़ाई का। अभी लेबर का समस्या तो सभी तरह देखा जा रहा है जी। तो अगर कोई भी फार्मर अगर फुल पेज धान लगा रहा है तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर नहीं लगा रहा है ना, तो सीधी बिजाई में अगर कर रहा है तो सीड ड्रिल माध्यम से अगर कर रहा है ना, जी। तो उसको लाइन टू लाइन धान दिखता रहेगा। इस वजह से उसको वीड निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। या करगा भी रहेगा ना, तो लाइन का धान तो दिखता रहेगा, साइड के धान को उखाड़ के फेंक सकता है। ये हमारा इसमें रोपाई में, क्योंकि खर्च अभी लगातार काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है, जैसे 7,000-8,000 रुपये एकड़ अभी होने वाला है, अभी तो रहेगा ही जैसे। तो इस खर्च को देखते हुए, या फिर उनको लग रहा है कि हम इसमें आना चाहते हैं, तो उनके लिए किस तरह से रहने वाला है जो रोपाई करते हैं उनके लिए? मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप दोनों कर रहे हैं, रोपाई भी करते हैं, दोनों करते हैं, तो आप अच्छे से बता पाएंगे चीज़ों को। होता क्या है, कोई फार्मर का ना रोपा वाला खेत ही रहता है, तो रोपा ही होता है, क्योंकि उसके खेत की सुविधा के हिसाब से। ठीक है, अगर रोपा अगर नहीं है, अगर डाइट सोइंग अगर कर ले रहा है, तो मेरे हिसाब से डाइट सोइंग करना चाहिए फार्मरों को, क्योंकि इसमें जो खर्चा जितना हो सके बचा सके उतना अच्छा है। और जी, अगर पानी की सुविधा है तो वो कब कब पानी दे सकते हैं, किस तरह से अगर दे सकते हैं, अगर वो उनके पास पानी की सुविधा है? बरसात में तो गिरता रहता है, अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा जैसा नमी रहना चाहिए पौधे में, है ना, और 1 से 2 इंच पानी रखा रहे जी, बस इतना ही है जी। अभी जैसे सोविंग किए तो आज शाम को वो चालू कर हाँ चालू कर सकता है, आज नहीं कल या परसों करेगा। हाँ, कल या परसों करे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा जी। धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमारे किसानों को। और क्या कहना चाहेंगे वीडियो के आखिरी में हमारे किसानों को? बस ये बोलना चाहूँगा किसानों को सुविधा के हिसाब से अगर डायरेक्ट सोइंग कर रहा है तो फार्मरों को ज़्यादा अच्छा है जी। और पानी जिसके पास है तो खैर रोपा ही लगाते हैं, लेकिन आज के डेट में लेबर की जो दिक्कत है जी, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अगर बोला जाए, दुर्ग जिला में बोला जाए तो 180 से लेकर 200, अब जब सुविधा आता है मतलब सीजन आता है तो 250 रुपये तक भी लेबर लोगों का रेट चला जाता है, जिसमें तकलीफ ये हो जाता है कि अपने को समय में जो लेबर मिलना चाहिए या हमारा काम होना चाहिए वो समय में हो नहीं पाता।